हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब पहले तो इसी शब्द को समझ लेते हैं आगे लेक्चर बढ़ाने से पहले। और आपको देखिए, ये जो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है और इसमें एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसे एक बार भी देख लेते हो, नज़रों के नीचे से निकाल लेते हो तो, और एग्जाम में थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के और कॉमन सेंस लगा के इसके क्वेश्चंस आसानी से हो सकते हैं सॉल्व। पर यह है कि आपको एक बार ये पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है और जो इसमें एक दो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद होने ज़रूरी है, वो भी बहुत ही ईजी है। तो अब समझते हैं कि बेरोजगारी है क्या, बेरोजगार किसको कहेंगे। क्या आप 10 साल के व्यक्ति, लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, और या फिर आप कहोगे कि कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है वो 70 साल का, 60 साल का, किसको आप बेरोजगार कहोगे। तो इसमें हम देखते हैं लेबर फोर्स, श्रम शक्ति। वो श्रम शक्ति आती है 15 से लेके 59 साल। ये आपको याद रखना है, 15 से लेके 59 साल। सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में यहीं से कई बाकी और एग्जाम्स में आया हुआ है कि जो श्रम शक्ति आती है, लेबर फोर्स जो आता है, उसमें कितने साल से कितने साल के व्यक्तियों को गिना जाता है। तो कितने साल से कितने साल की श्रम शक्ति में आएंगे, 15 से लेके 59। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इस लेबर फोर्स में देखिए, हम ये जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये भी हम अभी पढ़ने वाले हैं, पर आप ये समझिएगा। और अभी मैं दोबारा भी इसको समझाऊंगी जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि जो लेबर फोर्स, उसे श्रम शक्ति या श्रमिक वर्ग भी बोला जाएगा। तो इसमें कौन से आते हैं, एक तो जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, मतलब कि जो पहले से रोजगार हैं, जो इस एज ग्रुप में आएंगे, और जो अपना काम ढूंढ रहे हैं वो भी श्रम शक्ति के अंदर ही आएंगे। तो श्रम शक्ति में कौन कौन आते हैं, जो पहले से रोजगार हैं, और दूसरा वो अपना काम, और जो व्यक्ति हैं वो अपना काम ढूंढ रहे हैं, मतलब कि वो अनैच्छिक रूप से बेरोजगार हैं, उनकी मर्जी नहीं है बेरोजगार रहना, वो काम ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो श्रम शक्ति के अंदर आ जाएंगे। अभी आप सुन लो, अभी आपको मैं ये आगे भी समझाने वाली हूं। अभी यहाँ पे बेरोजगारी हमने समझ लिया कि बेरोजगारी है क्या। जो व्यक्ति आप इसकी एक डेफिनेशन समझ सकते हो कि श्रम शक्ति, जो लेबर फोर्स है, उसका वो हिस्सा जिसमें कार्य करने की क्षमता है, वो मतलब कार्य करना चाहते हैं, उनके कैपेसिटी है उनके अंदर कि वो काम कर सकते हैं, उनकी इच्छा शक्ति है, वो चाहते हैं कि उन्हें काम मिले, परंतु उन्हें बाजार में उन्हें जो एक प्रचलित कीमतें हैं कि भाई वो चाहते हैं मुझे इतने पैसे, इतने रुपए महीने मिले और उस पे मेरे को रोजगार मिले, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो वो हो जाएंगे बेरोजगार। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे 30,000 रुपए महीने की नौकरी मिले, अगर उसे फिर 10,000 रुपए की नौकरी मिलती है, 5,000 रुपए व्यक्ति को नौकरी मिलती है महीने की, तो वो क्यों करेगा, उसकी है कि भी मुझे 30,000 की मिलनी चाहिए, तो वो व्यक्ति बेरोजगार रहेगा। तो इसे बोलते हैं हम बेरोजगारी। ये बेरोजगारी के अंदर आ जाता है। आ गया होगा आपको ये समझ। अब बेरोजगारी को और ज्यादा समझने के लिए हमें यहाँ पे दो लिखे हुए दिख रहे हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी, जिसे स्वैच्छिक वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाएगा, दूसरी है अनैच्छिक बेरोजगारी। अब ये स्वैच्छिक बेरोजगारी क्या है कि देखिए, इनके पास में कार्य करने की क्षमता भी है, इनके पास में काम भी है, बट ये करना नहीं चाहते, ये तो अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं, तो ये हो जाते हैं, आप कहोगे स्वैच्छिक बेरोजगार, ऐच्छिक बेरोजगार। तो ये अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं। तो आ गया समझ। नेक्स्ट है हमारे अनैच्छिक बेरोजगार। ये कौन से हैं कि ये काम करना भी चाहते हैं, इनके पास में इच्छा शक्ति भी है, पर जिस मूल्यों पे ये बाजार में काम करना चाहते हैं उस मूल्य पे इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये हमारे हो जाएंगे अनैच्छिक बेरोजगार। तो जो भी किसी भी डेटा वगैरह में गिने जाते हैं, ये हमारे अनैच्छिक बेरोजगारों से ही हमें मतलब रहता है। ये हमारे, इनसे हमें क्या मतलब, जब इन्हें काम ही नहीं करना है, इनके पास सब कुछ है, इन्हें काम नहीं करना, तो इन्हें फिर हम जो डेटा वगैरह आंकड़े में इनको नहीं गिनेंगे। अब आपको यहाँ पे आ गया होगा समझ। और देखिए, अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे एक बार और लेबर फोर्स, जो श्रम शक्ति है, उसकी हम डेफिनेशन और दोबारा से अब समझेंगे। तो श्रम शक्ति क्या हो जाएगी, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो रोजगार हैं, ठीक है, जो रोजगार है, एक तो वो हो जाएंगे श्रम शक्ति में, और दूसरे आएंगे प्लस करके, आप समझ सकते हो कि जो काम ढूंढ रहे हैं। काम ढूंढने वाले में कौन से आएंगे हमारे अभी, अनैच्छिक बेरोजगार, क्योंकि जो अपनी मर्जी से ऐच्छिक बेरोजगार हैं उनको तो हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि वो अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं। तो यहाँ पे आपके कौन से बेरोजगार आ जाएंगे, अनैच्छिक बेरोजगार। तो आपको आ गया होगा समझ कि हमारी श्रम शक्ति क्या होती है, और वो कितने से कितने वर्ष के बीच में होगी, 15 से लेके 59 साल।
तो अब ये दो फॉर्मूले उसी पे बेस्ड है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बेरोजगारी दर क्या है। एग्जाम में आते हैं, ये फॉर्मूला में ना आए तो सेंटेंस बन के आ सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है, पर अगर आप ये फॉर्मूला याद रख लोगे तो वो स्टेटमेंट को भी तोड़ मड़ोड़ के सही कर लोगे। तो ये क्या है कि ये बात करता है अनैच्छिक बेरोजगार संख्या। अनैच्छिक बेरोजगार संख्या अभी आप समझ चुके हो कि जो 15 से 59 साल के बीच के व्यक्ति हैं, जो कि काम करना चाहते हैं, काम करने की इच्छा शक्ति है बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो जिस पैसे पे काम चाहते हैं, तो ऊपर तो ये व्यक्ति आ जाएंगे और नीचे जो जिसको भाग देंगे, हम भाग देंगे कुल श्रमिक वर्ग की संख्या। अब आपको कुल श्रमिक वर्ग मैंने बिल्कुल अभी बताया है कि जो व्यक्ति रोजगार हैं और प्लस ये वाले अनैच्छिक बेरोजगार। अब ये आप बेरोजगारी दर अगर आप निकालना चाहो कि अगर 5 व्यक्ति अनैच्छिक रूप से बेरोजगार हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति, समझाने के लिए सिर्फ 5 व्यक्ति अनैच्छिक रूप से बेरोजगार हैं, और जिसमें से आप कह सकते हो कि 4 व्यक्ति वो रोजगार हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति बेरोजगार हैं और 4 व्यक्ति हमारे रोजगार हैं। तो अब आपको निकालनी है बेरोजगारी दर। तो ये आप कैसे निकालोगे, ऊपर तो लिख लेंगे हम अनैच्छिक रूप से बेरोजगार, तो वो हो जाएंगे हमारे 5, और हम निकाल लिए, अब हमें भाग देना है कुल श्रमिक वर्ग की संख्या। और कुल श्रमिक वर्ग कौन से होंगे, जो रोजगार व्यक्ति हैं, तो रोजगार हमारे कितने हैं, 4 जिनको रोजगार मिला हुआ है, प्लस 5 आ जाएगा हमारा अनैच्छिक बेरोजगार, क्योंकि श्रम संख्या में ये दोनों जुड़ते हैं, और इनको गुणा कर देंगे 100 से। आ गया ये समझ, बस ये समझाने के लिए था, बाकी ये कोई है नहीं कि ऐसे निकालना है, बस ये आपको समझना है। ये एग्जाम्पल 5 और 4 कोई रियल वैल्यू नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है। आ गया होगा समझ। अगला है श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कि किस हिसाब से हमारे यहाँ पे जो लेबर फोर्स है वो पार्टिसिपेट कर रही है, भागीदार है हमारे यहाँ पे रोजगार बेरोजगार में, तो वो हमको यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये आप ऊपर देखिए, ये आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, तो क्या समझ सकते हो, तो ये है हमारी कुल श्रमिक वर्ग की संख्या। आ गया होगा आपको समझ। मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में इसको खोल के लिख दिया है, रोजगार व्यक्ति प्लस अनैच्छिक रूप से बेरोजगार, तो ये हमारा क्या हो जाता है, श्रम बल हो जाता है, और इसको टोटल को हमने भाग दे दिया है कुल जनसंख्या से, और अगर हम इसको 100 से गुणा कर देते हैं तो फिर ये दर आ जाती है। तो श्रम बल भागीदारी दर हमारी क्या होगी कि रोजगार व्यक्ति प्लस अनैच्छिक रूप से जो बेरोजगार हैं, तो ये हमारा दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारा श्रम बल या कुल श्रमिक वर्गों की संख्या, और उसे हमने भाग दे दिया है पूरे देश की कुल जनसंख्या से। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि पूरे देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग हैं वो हमारा श्रम बल का हिस्सा है। आ गया होगा आपको ये समझ। बहुत ही इजी है, कोई इसमें इतना वो नहीं है डिफिकल्ट। आपको यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे क्या है, ये टोटल है, महिला और पुरुष दोनों का टोटल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महिला का निकालना है, आपको महिला फीमेल फोर्स लेबर फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन निकालना है, यहाँ पे जैसे श्रम महिला आ जाए लिखा हुआ, तो आपको देखिए यहाँ पे क्या कर देना है, रोजगार महिला, अनैच्छिक रूप से बेरोजगार महिला, और कुल महिलाओं की संख्या हमारे देश में, और 100 से गुणा कर देनी है। ऐसे ही पुरुषों का आ जाए तो महिलाओं की जगह पुरुष लिख लेना है समझने के लिए, और यहाँ पे कुल पुरुषों की संख्या आ जाएगी। आ गया होगा आपको समझ। और देखिए, ये जो हम महिलाओं का जो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन है, इस श्रम बल में भागीदारी है हमारी महिलाओं की, वो घट रही है धीरे धीरे। क्यों घट रही है धीरे धीरे, क्योंकि देखिए, एक तो महिलाएं क्या है कि अब हायर स्टडीज में जा रही हैं, वो आगे पढ़ना पसंद कर रही है, और दूसरा है कि अभी मतलब घरों का स्टेटस बढ़ रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि महिलाएं अब खेतों में या जहाँ पे भी वो पहले काम करती थी वो काम ना करने जाएं, पुरुष उनकी जगह काम कर ले, जो भी है। ऐसे कुछ रीजन है समाज वगैरह के, जिसकी वजह से महिलाओं का पार्टिसिपेशन अभी कम हो रहा है। आपको ये याद रखना है। आ गया होगा समझ, बहुत ही ईजी सा है। अब आगे हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, और इससे पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में भी पढ़ा चुकी हूँ ये वाला, कि देखिए जो हमारे यहाँ पे बेरोजगारी के आंकड़े निकालते थे और जो आंकड़े निकले हुए हैं वो हमारे निकाले हैं NSSO ने। पर मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ कि मई 2019 में सरकार ने प्रस्ताव लाया था कि हम NSSO और CSO इन दोनों को मिला के, मैं लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, बस यहाँ पे एक रिवीजन है। तो इन दोनों को मिला के हम बना देंगे NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस।
तो अब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि बेरोजगारी के आंकड़े कौन निकालता है, अगर वहां पे NSO लिखा हुआ है तो आप ये ना समझिएगा कि यहाँ पे 2 S नहीं लगी हुई है तो ये गलत है या कुछ भी है। NSO भी हो सकता है, अगर NSO नहीं है, अगर आपके ऑप्शन में NSSO भी आ जाए, क्योंकि एग्जामिनर क्या पता पुराने टाइम के हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो वहां पे आपको NSSO भी सही कर देना है। पर मई 2019 से इन दोनों को मिला के एक कर दिया है। आ गया होगा आपको समझ, इतना इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी सा है। और भी आपको कुछ याद रखना है तो एक बार आप इसे बार बार इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम आगे कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये समझ लेते हैं, और इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ये क्या होता है कि जब भी कोई अर्थव्यवस्था, ये कॉन्सेप्ट है, आपको बस ये समझना है कि अर्थव्यवस्था जब भी कोई बढ़ती है तो उसमें ना साइकिल चक्र आते हैं, वो चक्र आते हैं। देखिए एक तो बढ़ेगी, बूम और बस्ट, ऐसे ये वाले, इस हिसाब से अर्थव्यवस्था बढ़ती है। बूम का मतलब है कि यहाँ पे बहुत नौकरियां होंगी, सब कुछ अच्छे से चलेगा, GDP बढ़ेगी, सब कुछ चलेगा। फिर एकदम से हमारा बस्ट का पीरियड आ जाएगा, एकदम से धड़ाम से अर्थव्यवस्था थोड़ी गिर जाएगी, मंदी आ जाएगी। तो इसी प्रकार से कोई भी अर्थव्यवस्था चलती है और बढ़ती है। तो यहाँ पे तो नौकरियां ज्यादा होंगी और यहाँ पे नौकरियां थोड़ी कम होंगी। तो इस प्रकार से नौकरियां कम ज्यादा होती रहती हैं अर्थव्यवस्था के बूम और बस्ट पीरियड की वजह से, जिसमें कि आप कह सकते हो यहाँ पे सब कुछ अच्छा चलेगा, यहाँ पे रिसेशन, मंदी वगैरह आ जाएगी। तो इस प्रकार से जब नौकरियां आती जाती रहती हैं तो उसको बोला जाता है, इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है तो चक्रीय बेरोजगारी, और उस व्यक्ति को क्या बोल दिया जाएगा, चक्रीय बेरोजगार। आ गया होगा समझ। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगार, जिसे आप कह सकते हो प्रतिरोधात्मक भी बेरोजगार भी इसे बोला जाता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता था और अब वो व्यक्ति दूसरी कंपनी में काम ढूंढ रहा है, तो जो इस टाइम पीरियड के दौरान, जो इस समय अवधि के दौरान वो बेरोजगार रहता है, मानिए उसने अब जॉब छोड़ दी, उसे अगले 2, 4, 5, 6 महीने नहीं दूसरी नौकरी मिल पा रही है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएंगे, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। देखिए मैंने अनएम्प्लॉयड को यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, UN करके लिख दिया है, बस ऐसे समझने के लिए। बाकी ये आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है। तो देखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति वो अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ के दूसरी नई अच्छी नौकरी की तलाश में है, तो अभी उसे नई नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो जो ये समय अवधि है, इस समय अवधि के दौरान उस व्यक्ति को किस प्रकार का आप बेरोजगार कहोगे, तो हम उसे कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड पर्सन, घर्षणात्मक अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, ठीक है, बेरोजगार। आ गया होगा आपको समझ, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगार। इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस, ये वाला तो मैंने काफी एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखा है, बट बाकी भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि आपने जब देखा होगा कि खेत में एक परिवार के पूरे लोग, किसान के पूरे लोग मिलकर काम करते हैं। मानिए एक परिवार में 6 लोग हैं, 6 सदस्य हैं, तो वो 6 के 6 सदस्य जाके मम्मी पापा, उनके बच्चे, दादा दादी जो भी हैं, वो सब मिलकर काम खेत में कर रहे हैं। तो भी खेत में मानिए कि वो 100 किलो गेहूं उगा पा रहे हैं, अगर वो हट जाते हैं, मम्मी पापा या कुछ मानिए दोनों बच्चे बाहर कहीं पढ़ने चले जाते हैं, नौकरी पे चले जाते हैं, तो भी उस खेत में से ही वो 100 किलो ही नाज उगा पा रहे हैं या कुछ भी उगा पा रहे हैं, आप कैसे भी समझ सकते हो, मतलब कि उनका प्रोडक्शन है, जो उनका उत्पादन है, तो भी वो उस खेत से उतना ही रह रहा है। तो वो जो 2 व्यक्ति थे वो क्या काम कर रहे थे, वहां पे कुछ नहीं काम कर रहे थे, बस वो ये था कि खेत है अपना, अपनी खेत में काम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो फालतू के व्यक्ति उस हिस्से में काम करने के लिए लगे रहते हैं, उनको बोला जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, प्रच्छन्न बेरोजगार व्यक्ति। आ गया होगा आपको ये समझ, बहुत ही ईजी है ये वाला। नेक्स्ट है हमारा संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि देखिए संरचनात्मक का मतलब है कि कंप्लीटली किसी भी एक, जैसे मानिए कि एक जगह जॉब थी एक कंपनी में, तो वहां पे पहले अलग तरह के व्यक्तियों की रिक्वायरमेंट थी कि हमें यहाँ पे मानिए 12वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति चाहिए, हम यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले व्यक्ति को भी नौकरी दे देंगे, पर उन्होंने स्ट्रक्चरल अपने जो संरचनात्मक ढांचे में पूरा परिवर्तन कर दिया, और उन्होंने अब कह दिया कि हम या तो MSc, जिसने मास्टर्स की डिग्री कर रखी हो, जिसको ये लैंग्वेज आती हो, इस व्यक्ति को इंग्लिश बोलनी आती हो, या कुछ भी, वो अपना नया क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि हम इस व्यक्ति को नौकरी देंगे। तो उसकी जो संरचना चेंज हो गई या कोई नया टेक्नोलॉजी का विकास आ गया उसमें, तो उस वजह से जो व्यक्ति बेरोजगार है उसे बोला जाएगा संरचनात्मक बेरोजगार।
नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल प्रौद्योगिकी बेरोजगार। अगर कहीं पे टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, मानिए कि कहीं पे पहले फाइल में काम होता था, अब उस ऑफिस में आ गए हैं लैपटॉप कंप्यूटर्स, अब व्यक्ति को उस पर काम करना पड़ेगा, नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जावा, C++, ये सब, तो उस आप किस व्यक्ति को वो नहीं आती है तो वो व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा, तो उसे बोला जाएगा कि प्रौद्योगिकी की वजह से बेरोजगार है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये स्ट्रक्चरल बेरोजगारी के अंदर ही आ जाता है। ये स्ट्रक्चरल बेरोजगारी जैसे ये, क्योंकि स्ट्रक्चर इसमें संरचनात्मक ढांचा बदल रहा है, तो टेक्नोलॉजी भी आना एक इसी प्रकार का संरचनात्मक ढांचे को बदलने जैसा है। नेक्स्ट है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगार। ये बहुत ही ईजी है, आप आराम से कर सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति किसान खेत में काम करता है तो उसे सीजन के हिसाब से ही काम मिलेगा ना। जब धान कट रहे हैं, गेहूं कट रहे हैं, या धान की बुवाई हो रही है, थोड़ा जब ज्यादा रोजगार मिलता है, क्योंकि धान बुवाई करने में ज्यादा मेहनत लगती है, तो सीजन के हिसाब से, बाकी समय तो वो बेरोजगारी रहे ना। तो फिर अब मानिए किसी ने मैंगो शेक की दुकान खोल ली, मैंगो शेक कोई सर्दियों में तो कौन ही पिएगा, गर्मियों में ही ज्यादा पिएंगे, तो वो सीजन के फिर बाकी टाइम अगर वो और कुछ काम नहीं कर रहा है पूरे साल के, तो वो बाकी टाइम क्या रह जाएगा, बेरोजगार। वो मौसम की वजह से उसे रोजगार मिल रहा है या बेरोजगार मिल रहा है। आ गया होगा आपको समझ। शुगर मिल में काम करते हैं, आप कह सकते हो जो आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं उनको भी आप ऐसे कह सकते हो कि आइसक्रीम गर्मियों में ही ज्यादा खाई जाती है, सर्दियों में भी आती है बट गर्मियों में ज्यादा खाई जाती हैं, सर्दियों में तो कम किसी ने खा ली। तो इस प्रकार से वो मौसम की वजह से रोजगार और बेरोजगार रह जाते हैं। आ गया होगा आपको ये समझ, बहुत ही इजी था। और यहाँ पे देखिए एक और चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होगी, अब तक आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब यहाँ पे आपको संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, ये दो चीजें लिखी हुई दिख रही हैं, तो मैं आपको यहाँ पे असंगठित क्षेत्र समझा देती हूँ, तो संगठित क्षेत्र आपको खुद समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत में 93% के लगभग, मतलब आप कह सकते हो 90% से ज्यादा लोग भारत में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, और बाकी हमारे 7-8% लगभग आपके संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो निशान इसीलिए लगा हुआ है कि असंगठित क्षेत्र में ज्यादा व्यक्ति भारत में लगे हुए हैं, ठीक है, 90% से ज्यादा, और संगठित क्षेत्र में 7%। अब ये असंगठित क्षेत्र है क्या? असंगठित क्षेत्र जिसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोला जाएगा। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ऐसे लॉज नहीं होते हैं, जैसे कि आप संगठित क्षेत्र बोलोगे कि सरकारी नौकरी में कोई व्यक्ति है, या कोई अगर प्राइवेट भी कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मानिए कोई रिलायंस में इंजीनियर वगैरह है, वो उसमें काम कर रहा है, तो वो सरकार में रजिस्टर्ड है कंपनी, और वो जो उसमें व्यक्ति काम कर रहे हैं वो भी उसमें रजिस्टर्ड हैं, और उनको कुछ EPFO वगैरह, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनको कोई तनख्वाह वो अपना फंड उसमें डालते हैं। तो ये सब वो सरकार की निगरानी में रहते हैं, वो हमारे आ जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और यहाँ पे कुछ नियम कानून भी लगेंगे कि अपनी मर्जी से नहीं किसी को निकाल के फेंका जा सकता है, उन पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बॉन्ड होते हैं, वो सब उनको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं अगर वो किसी तरह के नियम कानून का उल्लंघन करते हैं। इधर आ जाता है दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। यहाँ पे आप समझ सकते हो जो फेरी वाला, रेडी वाला, आपके किसी के यहाँ पे कोई चौकीदार है और किसी के खेतों में कोई मजदूर काम करने आ गया, जो कोई एक उसे पूरे साल की तनख्वाह नहीं मिलती है, मिलती भी है, मानिए कि किसी ने किसी चौकीदार को रखा हुआ है, उसकी मर्जी, जब चाहे वो निकाल दे, कोई थोड़ी ना उस पर कानूनी केस करेगा कि वो यूं जाएगा केस करने की भाई मेरे को तो इसने यहाँ से निकाल दिया। तो वो हमारे आ जाते हैं असंगठित क्षेत्र, यहाँ पे कोई नियम कानून ऐसे नहीं चलते हैं ज्यादा। तो ये हमारे कितने 90% से ज्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं, और 7-8-9% के करीब हमारे संगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं। आ गया होगा आपको समझ, बहुत ही इजी है। और देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी नौकरियां जो खोई हैं अब कोविड की वजह से, वो संगठित क्षेत्र वालों की नौकरियां बहुत ज्यादा खोई हैं। अब उनको दोबारा नौकरियां तलाश करने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक बार को ये थोड़ा सेक्टर है, थोड़ा चल पड़ेगा, बट इसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। आ गया होगा समझ, और बहुत ही ईजी सा है। अब इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन कर लेते हैं, और आपको बाकी इन क्वेश्चन से ये दोनों समझ आ जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन क्या है और इसे अटेम्प्ट करिएगा। असंगठित क्षेत्र में निम्न में से क्या नहीं होता है? देखिए नहीं, ये थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है, नहीं पूछा है या सही पूछा है, क्या पूछा है। तो श्रमिकों को कम वेतन दिया जाता है। तो असंगठित क्षेत्र में तो भैया श्रमिक जो काम करते हैं उन्हें कम वेतन ही मिलता है। आप सिक्योरिटी गार्ड हो गया, ड्राइवर हो गए,
अगर किसी के वेतन पे काम कर रहे हैं या खुद का रेडी वगैरह चला रहे हैं तो कम ही पैसा उनको मिलता है। तो ये तो भाई सही बात है। तो मतलब हमसे तो पूछा है नहीं होता है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे गलत वाला पूछा है। दूसरा है श्रमिकों को स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान किया जाता है। ये क्या बात कर दी, ये तो संगठित क्षेत्र की बात है, ये काम तो संगठित क्षेत्र में होता है, असंगठित क्षेत्र में नहीं होता है। तो हमारा आंसर 2 वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। और तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, श्रमिकों को कोई सेवा लाभ नहीं दिया जाता। सही बात है, असंगठित क्षेत्र में कहाँ किसी श्रमिक को कोई सेवा लाभ मिलेगा। अब आपको यहाँ पे और समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं, आपको ये और समझ आ जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देखिएगा, एक सेकंड सॉरी, हाँ, भारत में असंगठित क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका यूपीएससी सीडीएस में आया हुआ है, तो ये आप कर लेते हो तो आपके दिमाग में, मेरे को लगेगा और आपको भी लगना चाहिए कि आपके दिमाग में असंगठित और संगठित क्षेत्र का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो अभी आप ये मेरे बताने से पहले वीडियो यहीं पे रोक लीजिएगा क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी और ये आपके यहाँ पे कोड है, इसको आपसे खुद को सॉल्व करना है। अब मैं इसको समझा देती हूँ यहाँ पे, और देखिए सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। हम देखेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्व करने का। तो इसका पहला जो ऑप्शन है, संगठित क्षेत्र की तुलना में श्रम अधिक है, ये तो भाई सही बात है। अभी मैंने आपको बताया कि भैया 90% से ज्यादा लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, असंगठित क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा अच्छी है क्या। यहाँ पे नहीं है भैया, नौकरी की सुरक्षा असंगठित क्षेत्र में अच्छी, हमारी तो ये संगठित क्षेत्र में अच्छी है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि दूसरा ऑप्शन जिसमें भी होगा वो तो हमारा बिल्कुल गलत ही है। तो हम देखते हैं कि ए ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन आ रहा है, तो मतलब ये वाला इसका आंसर नहीं हो सकता है। और किसी में दूसरा ऑप्शन है, नहीं है। और अभी हमने ये भी देखा है कि हमारा पहला जो ऑप्शन है वो होना जरूरी है क्योंकि पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन नहीं है तो हमारा ये भी गलत हो गया। तो देखिए हमने अभी सिर्फ दो ही उसके ऑप्शन पढ़े हैं, दो ही उसके फर्स्ट और सेकंड वाले लाइन पढ़ी है। तो हम देखिए 2 ऑप्शंस हमने आंसर्स के हटा दिए, मतलब अब मेरे 50% सही चांस है कि मैं सही आंसर अटेम्प्ट करूंगी, या तो डी या बी। अब आगे और पढ़ते हैं और इस चांस को अपना 100% करते हैं बिल्कुल एकदम। तो चलिएगा देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है, वे आमतौर पर ट्रेड यूनियन में संगठित नहीं होते। सही बात है, असंगठित क्षेत्रों में ट्रेड यूनियन नहीं होती है, संगठित क्षेत्रों में ही ज्यादातर। यहाँ पे आमतौर लिख दिया है, ठीक है, आमतौर से आप समझिएगा, वो सामान्य तौर पर बात कर रहे हैं। तो सामान्य तौर पे संगठित क्षेत्र में ज्यादातर सबकी ट्रेड यूनियन होती है, डॉक्टरों की ट्रेड यूनियन होती है, आप वकीलों की ट्रेड यूनियन देख सकते हो। पर यहाँ पे आप ये देखोगे कि सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेड यूनियन, ड्राइवर ट्रेड यूनियन नहीं, ऐसी नहीं होती हैं, ठीक है, सामान्यतः तौर पे। तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो तीसरा भी सही है हमारा, पहला भी सही है। अब चौथा देख लेते हैं, दूसरा हमारा गलत है जो इसने क्वेश्चन के हिसाब से पूछा है। अब चौथा ऑप्शन है हमारा, काम करने वालों को आमतौर पर दिनों की सीमित संख्या के लिए नियुक्त किया जाता है। सही बात है, कोई मतलब असंगठित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में व्यक्ति किसी को रख रहा है तो वो उसे कह सकता है कि भाई आप 10 दिन काम कर लीजिएगा, 1 महीने हमें काम करवाना है। मानिए आपको घर बनवाना है, तो ये थोड़ी ना कि आप उस लेबर को पूरे साल, थोड़ी ना कोई रखेगा कि भाई हमें अपने मिस्त्री को पूरे साल अपने घर पे रखना है। जितने दिनों में आपका घर बन जाएगा आप उस व्यक्ति को फिर हटा दोगे नौकरी से, नौकरी होगी ना वो एक तरह की थोड़ी, जो भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो सीमित समय के लिए ही हम इनको रखते हैं। तो हमारे पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो सही है और दूसरा ऑप्शन गलत है। तो अब हम देखते हैं इसमें, तो हम पहले तो ये दोनों तो पहले ही गलत कर चुके हैं, ये वाला। अब हम बी और डी में बसते थे तो हम ये देख चुके हैं कि पहला, तीसरा और चौथा भी हमारा सही है, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो सबकी अपनी अलग अलग अप्रोच हो सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, कोई 4 ऑप्शन को एकदम सही करके कर सकते हैं, कोई ऐसे एलिमिनेट करके भी। पर आपको मैंने दोनों मेथड से बता दिया है कि आप कैसे चारों भी पढ़ के एकदम कर सकते हो, या आप जैसे एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाओ और उन्हें गलत करते जाओ तो आप ऐसे भी इसमें से ऑप्शन कट करके इसे सही कर सकते हो। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ समझ आया हो। और ये मेरी तरफ से ये क्रैश कोर्स था क्योंकि हमको इसमें कम पढ़ना था और ये देखना था कि इस कम पढ़ के हमको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो मेरी तरफ से ये आपके लिए लास्ट लेक्चर होता है। फिर भी आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी, प्रॉमिस तो नहीं है बट कोशिश करूंगी कि आपके लिए वो टॉपिक पे लेक्चर ला दिया जाए। तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मेरी तरफ से ये इकोनॉमी का लास्ट लेक्चर था और थैंक यू, धन्यवाद आपने इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। अपने स्वास्थ्य का और अपना ध्यान अच्छे से रखें।